Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering class 12th NCERT Macroeconomics और उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग कर रहे थे। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया और इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे विल डिस्कस दैट सप्लाई ऑफ मनी कैसे होती है और उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है मनी की, और डिटर्मिनेंट्स मनी सप्लाई के क्या हैं और हाई पावर्ड मनी कैसे क्रिएट करी जाती है और मनी क्रिएशन कैसे होती है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द वीडियो। सप्लाई ऑफ मनी से शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात, मनी हमारे देश में या फिर हमारे मार्केट में या फिर हमारे घरों में सप्लाई कहाँ से आ रही है। देखो, उसकी गंगोत्री तो आरबीआई में है। गंगोत्री क्यों है आरबीआई में? क्योंकि वो प्रिंट कर रहा है पैसे को, और जो प्रिंटेड नोट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द मनी सप्लाई उन्हीं से बनी हुई है। सो मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इज़ आरबीआई इन इटसेल्फ। उसके बाद कुछ कॉइन्स भी होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली मिंट करती है, वो उसका पावर आरबीआई के पास नहीं है। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी कैश मनी की है, जो कैश के फॉर्म में करेंसी है उसकी है, तो हम लोग कह देंगे कि मेन सोर्स जो है वो आरबीआई है। अब अगर आपने करेंसी नोट्स देखे हों तो करेंसी नोट्स पे क्या होता है, ये देखिए, ये करेंसी नोट्स है। इस पे यहाँ पे कुछ प्रॉमिस लिखा होता है, कुछ लिखा होता है आरबीआई गवर्नर ने, और फिर उसको ऊपर साइन कर दिया कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर साइन। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप आरबीआई के गवर्नर के पास ये नोट लेके चले गए और कहा कि दो भाई, ये इस पैसे पे आपने मुझे लिखा हुआ था कि इतने का आप अदा करोगे मुझे, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई क्या करेगा, आपको उतने की परचेजिंग पावर प्रोवाइड करवाएगा। अब आरबीआई परचेसिंग पावर प्रोवाइड कराएगा, इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं एक आर्बिट्ररी इमेजिनरी सिचुएशन, मैं गया दुकान पे, मैंने कहा कि ये 50 रुपये का नोट और इसके बदले मुझे ये चीज़ दे दो, और उसने मना कर दिया कि मैं ये 50 रुपये का नोट नहीं दूंगा। फिर मैं आरबीआई के पास जाऊंगा कि या तो मुझे नया 50 रुपये का नोट दो, या फिर उस दुकानदार को समझाओ कि ये 50 रुपये का नोट ले। ठीक है, तो ये मैं कभी भी आरबीआई के पास ऐसा बोल सकता हूँ जाके, क्योंकि आरबीआई ने खुद प्रॉमिस करा है कि मैं आपको ये इसकी परचेजिंग पावर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और आरबीआई ये प्रॉमिस क्यों कर पाता है? क्योंकि आरबीआई जो करेंसी नोट्स प्रिंट कर रहा है उसको लीगल टेंडर दिया हुआ है। किसने? लीगल टेंडर दे रही है गवर्नमेंट। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? लीगल टेंडर का मतलब है कि कोई भी सेटलमेंट करने का पेमेंट के लिए इस नोट्स को रिफ्यूज़ नहीं करा जा सकता है। कहने का मतलब है कि मुझे 10 रुपये की टॉफ़ी खरीदनी है और मैंने 10 रुपये का नोट दिया उसको, जिसको लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने दे रखा है, और दुकानदार ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये 10 रुपये का नोट नहीं लूँगा या फिर 10 रुपये का सिक्का नहीं लूँगा, तो उसके लिए दुकान वाले को पनिश किया जा सकता है, क्योंकि इस नोट को लीगल वैलिडिटी खुद गवर्नमेंट ने दी है कि जो भी सेटलमेंट है पेमेंट की वो करा जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर इन 2016 डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसका लीगल टेंडर ख़त्म किया जा रहा है। क्या मतलब? अब ये नहीं कह सकते कि मैं उसको पैसा दे रहा हूँ और वो 500 रुपये की या 1000 रुपये की मुझे चीज़ नहीं दे रहा है। अब गवर्नमेंट के ऊपर, आरबीआई के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कि उस नोट का आपको परचेजिंग पावर प्रोवाइड करवाए। जब तक नोट पे लीगल टेंडर गवर्नमेंट दे रही है, तब तक आरबीआई हमेशा उसकी प्रॉमिस करेगा कि मैं इसकी परचेजिंग पावर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो जो सप्लाई मनी की होती है करेंसी की फॉर्म में, करेंसी को हम लोग फियाट मनी भी बोलते हैं। फियाट मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब दोनों ही बातें क्या हैं? ठीक है, मान लो आपके पास जो 10 रुपये का सिक्का आता है वो सोने का आने लग गया। आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोने का 10 रुपये का सिक्का आपको प्रिंट करके देने लग गई, तब क्या होगा? जब तक तो 10 रुपये की टॉफ़ी मिल रही है, 10 रुपये के आपने चॉकलेट वगैरह खा लिए, और जब नहीं मिल रहा तो उसी को पिघला के आपने सोना बना दिया या रिंग बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो उसके मतलब उसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब ऐसी इंट्रिंसिक वैल्यू किसी करेंसी के पास नहीं होती है, तो अब हम लोग उसको फियाट मनी बोलते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स हमने देखा कि करेंसी खुद है जो आरबीआई प्रिंट कर रही है, गवर्नमेंट ला रही है। उसके बाद जो दो अलग सोर्स हैं वो हैं टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि मेरे नानी जी ने या फिर मेरे दादाजी ने कभी भी पैसा मेरे नाम से एफडी में करवा दिया है कि लड़का जब 20 साल का हो जाएगा तब उसको दे देंगे बैंक में। ठीक, तो ये 20 साल के बाद मिलना है, इसका मतलब ये टाइम डिपॉजिट है। मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन एक टाइम लिमिट इसके ऊपर फिक्स्ड है कि इतने साल बाद ही मिलेगा। दिस आर टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऑन द अदर हैंड, मेरे जैसे लोग जो फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, मैंने आज पैसा 10,000 रुपये जमा कराए बैंक में, और मैं आज शाम को ही जा सकता हूँ कहीं पे और 10,000 रुपये खर्च करवा सकता हूँ कार्ड के थ्रू। मतलब जब चाहे मैं मुंह उठा के चला जाऊँगा बैंक में और मैं कहूँगा मेरे
पैसे वापस करो, ठीक है, तो वो डिमांड डिपॉजिट है जो हमारे सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में होता है, इसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अब मनी सप्लाई को टेक्निकल लैंग्वेज में 4 फॉर्म में डिवाइड करा गया है, M1, M2, M3 और M4, और इससे लोग पता नहीं क्यों भय खाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको ये क्या है। देखिए M1 से शुरू करते हैं। M1 क्या है? M1 है आपकी करेंसी होल्डिंग, जो नोट आपने अपनी जेब में रखे हुए हैं वो, प्लस आपका जो भी पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है, मतलब गूगल पे या फिर भीम के थ्रू आप जो स्पेंड कर सकते हो, ठीक, ये M1 हुआ। M1 एक ऐसा पैसा है जो हाईली लिक्विड पैसा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड पैसा है, कभी भी जाओ कहीं भी आप खर्च कर सकते हो, ठीक, तो दिस इज़ M1। अब इसी M1 में सोच लो आपने पोस्ट ऑफिस में भी कुछ पैसा खर्च कर दिया या फिर लगा दिया, पोस्ट ऑफिस में भी आपने अकाउंट खुलवा लिया, सेविंग्स डिपॉजिट खुलवा लिए, उसमें भी कुछ पैसा रखा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका M2। अब तीसरा होता है आपका M3। तो M3 क्या है? M1 मतलब जो बैंक में पैसा था और जेब में पैसा है, उसमें आपने टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दिया। मान लो आपने FD रखी हो या RD रखी हो, वो सारी चीज़ें हैं, उसको जोड़ दो तो M3 बन जाता है, ठीक। अब यही जो M3 होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल मनी सप्लाई या एग्रीगेट मनी सप्लाई। एग्रीगेट मनी सप्लाई इस M3 को बोलते हैं, ठीक। एक बार इसको लिखें कि M3 में क्या क्या आता है। M3 में एक कॉलम बना लेता हूँ मैं, 1 2 3। पहली बात तो मेरा कैश जो मेरे हाथ में है, फिर करंट अकाउंट में मेरा जो पैसा है और सेविंग्स अकाउंट में जो मेरा पैसा है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में मेरा जो पैसा है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने 10,000 रुपये अपने सेविंग्स अकाउंट में से ATM में गया और सेविंग्स अकाउंट से अपने 10,000 रुपये निकाल के अपने पास कैश में रख लिए। तो आप ये बताओ मुझे, M3 में कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब एग्रीगेट मनी सप्लाई उतनी की उतनी ही है, ठीक है। ये हमारे UPSC प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है कि अगर 10,000 रुपये मैंने अपने सेविंग्स अकाउंट से निकाल के कैश में कन्वर्ट करा दिए तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं, उतने को उतना ही रहेगा। सेविंग्स अकाउंट में से निकाला, कैश में रख लिया, दोनों M3 का पार्ट है, तो M3 में से निकाल के फिर से M3 में डाल दिया, तो मनी सप्लाई उतनी की उतनी है। अब देखिए M4 क्या हुआ, इसी M3 में टोटल मनी सप्लाई में आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स फिर से जोड़ दी, मतलब जब M1 में आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग जोड़ी तो वह M2 बन गया, M3 में जब आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग जोड़ी तो वह M4 बन गया। मतलब याद क्या करना है? याद आपको केवल करना है M1 क्या है और M3 क्या है, और फिर घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। पता नहीं लोग इससे क्यों घबराते हैं, इतना समझ ही नहीं आता है लोगों को। फिर अब इसके बारे में समझते हैं। M1 और M2, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नैरो मनी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है नेचर में, जब चाहे तब आप इसको खर्च कर सकते हो। M3 M4 में क्योंकि इसमें टाइम लाइबिलिटीज़ भी हैं, कुछ टाइम बाद ही आप खर्च कर सकते हो, है ना, टाइम डिपॉजिट ऐड करे हुए आपने, वो आप इसको ब्रॉड मनी बोलते हो। दिस इज़ ब्रॉड मनी। M3 इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड कंसिडर्ड एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस करा। अब अगली चीज़ जो होती है मनी सप्लाई में, वो है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी इज़ द एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स करेंसी नोट इन सर्कुलेशन एंड डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड गवर्नमेंट विद द RBI। ये हो गई बुकिश बातें। रियलिटी में क्या है? RBI क्या कर रहा है? RBI करेंसी को प्रिंट कर रहा है, ठीक। अब करेंसी को प्रिंट करता है तो क्या कर रहा है? नोट को प्रिंट कर रहा है। नोट को प्रिंट कर रहा है तो क्या कर रहा है? फिर से वचन अदा कर रहा है, मतलब अपने ऊपर, खुद के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो RBI जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ाता रहता है, वैसे वैसे करेंसी नोट प्रिंट करता रहता है, वैसे वैसे उसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती रहती है। और ये जो नोट है, केवल यही उसकी लाइबिलिटी है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, या फिर इसको समझने के लिए दूसरे फॉर्म में समझो। मान लेते हैं मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, और पार्टी के नाम पे मैंने इसको कह दिया था कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, दिए नहीं, दूंगा, ठीक, और मैंने नहीं दिए। अब ये चला गया कि मुझे पार्टी करनी थी और मेरे पास 10,000 रुपये इसने देने थे, नहीं दिए, तो RBI उसको भगा देगा, कह देगा अगर तुम्हारे पास तो नोट हैं वो, तब तो मैं तुम्हें उसकी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, नोट नहीं है, प्रॉमिस के आधार पे मैं नहीं करूँगा, ठीक। कहने का मतलब RBI के ऊपर लाइबिलिटी
केवल वो करेंसी ही है, और कोई सेटलमेंट या फिर बिजनेस के लिए किसी ने कह दिया कि 3 महीने बाद मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा या 1 महीने बाद तुम्हारी फीस दे दूंगा, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करने का ठेका आरबीआई ने नहीं लिया है। तो एक्चुअल लाइबिलिटी ये नोट है, ठीक है, इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी की जो है, इट इज़ एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स करेंसी नोट इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में करेंसी नोट है वो, प्लस गवर्नमेंट ने जो भी पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करा रखा है वो। इसको लाइबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीआई को उसके इक्वल की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब भी आरबीआई, अब देखो ये लाइबिलिटी है, अब जब भी आरबीआई लाइबिलिटी क्रिएट करती है तो आरबीआई उसका एसेट भी क्रिएट करती है। वो कैसे करती है? देखो, अब आरबीआई को मन कर गया कि मुझे मार्केट में 1 करोड़ रुपए उतारना है किसी न किसी तरीके से। यहाँ पे आरबीआई है, आरबीआई ने सोचा कि मुझे 1 करोड़ रुपए मार्केट में पहुँचाना है किसी न किसी तरीके से। तो एक तरीका तो वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीका, बिना किसी हिसाब किताब का तरीका, कि 1 करोड़ प्रिंट करे, हेलीकॉप्टर में भरा और उससे गिरा दिया। लेकिन आरबीआई इंस्टीट्यूशनल है, एकदम डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा काम नहीं करेगी। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई जाएगी हीरा लाल के पास और कह देगी मुझे 1 करोड़ का सोना दे दो। तो ये दिया आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए किसको? हीरा लाल को, और हीरा लाल ने दे दिया सोना। तो आरबीआई ने एक तरफ 1 करोड़ की अपने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करी, दूसरी तरफ आरबीआई ने अपने पास एसेट भी बना लिया 1 करोड़ का। आरबीआई इस पिक्चर में से अब निकल गया। अब पिक्चर जो शुरू हो रही है वो हीरा लाल के साथ शुरू हो रही है, जिनके पास सोना था, और अब इनके पास 1 करोड़ रुपए आ गए हैं। अब इस 1 करोड़ का करें तो करें क्या? इन्होंने सोचा चलो 50 लाख तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक, 50 लाख रुपीज़, और बाकी के 50 लाख का, बाकी के 50 लाख मैं बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ अच्छी जगह पे। उन्होंने बैंक चुना एसबीआई। एसबीआई के पास 50 लाख गए, और एसबीआई के पास जैसे ही 50 लाख आए, एसबीआई खुश हो गया कि अब तो मैं इसका बहुत सारा लोन दूंगा। लेकिन आरबीआई ने पहले ही कह दिया कि 10% का इसका रिजर्व है, वो आपको निकालना पड़ेगा। अब रिजर्व क्या होता है वीडियो के अंत में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी ये समझो कि आरबीआई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि इतना पैसा आपको, जो भी आपके पास डिपॉजिट आ रहा है, इसको हटा देना है और आपको नॉन कैश फॉर्म में या फिर कैश फॉर्म में रखना है। इसको आप लोन के फॉर्म में आगे नहीं दे सकते। तो मान लेते हैं भी वो 10% रिजर्व रख लिया है, आरबीआई ने कह दिया कि 10% रिजर्व रखो। अब देखो क्या हो रहा है, ये पूरा हम लोग देखते हैं। 1 जनवरी को 50 लाख रुपए हीरा लाल ने एसबीआई में डिपॉजिट कराए और 10% उसका रिजर्व आ गया, ठीक है, ये 10% रिजर्व आ गया, तो 5 लाख रिजर्व के फॉर्म में। अब कितने बच गए आरबीआई के पास? आरबीआई के पास 45 लाख थे, ठीक। और फिर सिमरन आ गई, उसने कहा कि मुझे स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है तो मुझे 30 लाख रुपए दे दो। तो 50 लाख में से 5 लाख चले गए थे, 45 लाख उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। खुशी खुशी एसबीआई देने के लिए तैयार है, लेकिन एसबीआई ने कहा करंट अकाउंट मेरे बैंक में खोलेगा तब दूंगा। एसबीआई के करंट अकाउंट में देने के लिए तैयार, वो सिमरन ने करंट अकाउंट खुलवा लिया, और डिपॉजिट पहले का 50 लाख को तो था ही, वो डिपॉजिट आपके पास कैसा था? वो डिमांड डिपॉजिट था, ठीक, वो सेविंग्स अकाउंट में था 50 लाख हीरा लाल का। अब 30 लाख रुपए और सिमरन ने भी ऐड कर दिए, तो कैसा हो गया? वो करंट अकाउंट में आ गया, ठीक। टोटल पैसा दिखाने के लिए एसबीआई के पास कितना है? 80 लाख। हार्ड कैश फॉर्म में कितना है? वो अभी 50 लाख ही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो दिखाने के लिए है वो 80 लाख हो गया। अब 80 लाख का डिपॉजिट है, उसमें से 8 लाख रुपए रिजर्व में चले गए, फिर से 10% का रिजर्व, बचे कितने? 72 लाख रुपए, ठीक। 72 लाख में से 40 लाख रुपए राज भी मांगने आ गया कि उसको भी स्विट्ज़रलैंड अचानक से जाना है, उसका मूड बन गया है, तो इसको भी ऊपर भी यही कंडीशन, करंट अकाउंट मेरा। तो 1.2 करोड़, तो 80 लाख तो पहले से ही डिपॉजिट के फॉर्म में था, 40 लाख और राज ने डलवा दिए, तो 1.2 करोड़ टोटल डिपॉजिट आ गया एसबीआई के पास, और 12 लाख रुपए रिजर्व के फॉर्म में। फिर 50 लाख सचिन को भी चाहिए, ठीक, सचिन ने 50 लाख लिए, और फिर करंट अकाउंट यहाँ पे, तो 1.7 करोड़। अब ये देखो 50 लाख से जो चीज़ शुरुआत हुई थी, 50 लाख से शुरुआत हुई थी, 3 दिन के अंदर और 3 लोगों को लोन देने के बाद ही वो डिपॉजिट 1.7 करोड़ का बन गया, जिसमें से 50 लाख का सेविंग्स अकाउंट में है, और जो बचा वो करंट अकाउंट में है। कितना बचा? 57 करोड़, 57 लाख वो करंट अकाउंट में बन गया। ये आपका टोटल मनी सप्लाई चेंज हो चुका है। तो हाई पावर्ड मनी वो है जो हीरा लाल के पास था, लेकिन
टोटल मनी सप्लाई कितनी है, जो हीरा लाल के पास 50 लाख कैश के फॉर्म में था प्लस करंट अकाउंट में जो बैंक लगातार लोन पे लोन जनरेट किए जा रहे हैं। इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन में जितना पैसा मार्केट में आता है उससे ज़्यादा पैसा क्रिएट कर देते हैं बैंक्स। ठीक, ये तो बैंक की हरकतें हो गई। बैंक के अलावा हीरा लाल भी कुछ हरकतें करेगा, क्योंकि 50 लाख तो हीरा लाल के पास अभी भी कैश के फॉर्म में रखा ही हुआ है ना, केवल 50 लाख ही तो डिपॉजिट कराया था। अब बात है 50 लाख का क्या करेगा। उन्होंने सोचा कि चलो 20 लाख की तो मैं कार ले लेता हूँ, और 20 लाख की मैं, और बाकी का मैं लैंड ले लेता हूँ 20 लाख का, और 10 लाख का मैं क्या करता हूँ, परचेजिंग करूँगा सोने की अपने शॉप पे रखने के लिए। अब ये जो 50 लाख में से हीरा लाल ने खर्च करे, इसमें से 20 लाख की इनकम बनी किसकी, कार सेलर की, 20 लाख इनकम बनी लैंड सेलर की, और 10 लाख की हुई जो परचेजिंग सर्विस प्रोवाइड करा था सोने के लिए। अब क्या होगा, मान लेते हैं हर कोई इस देश में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि जो भी पैसा अर्निंग हो रही है उसका 80% खर्च कर रहा है और 20% सेव कर रहा है। तो अगर कार वाले ने या लैंड वाले ने 50 लाख उसके पास आए, तो 50 लाख में से उसने 80% या 20% सेव कर लिए। 20% सेव करने का मतलब क्या हुआ, 10 लाख रुपए सेव कर लिए, सेविंग्स में गए। वो सेव कहाँ जाएगा, वो बैंक के पास जाएगा। बैंक इसका क्या करेगा वो आपको बता ही दिया मैंने, 40 लाख का खर्चा होगा। अब इस 40 लाख को पर्सन बी को मिला, पर्सन बी भी इसका 10% सेव करेगा। 10% कितना हुआ, 4 लाख रुपए, 20% सेव करेगा, सॉरी 8 लाख रुपए। फिर ये कहाँ जा रहे हैं, बैंक में। वी ऑल नो व्हाट बैंक इज़ गोइंग टू डू। 32 लाख दे दिए पर्सन सी को खर्च करके। मान लेते हैं अपनी सारी खर्चे जो हैं वो एक ही पर्सन को पकड़ा रहा है। अब पर्सन सी के पास जब 32 लाख की अर्निंग हुई तो उसने सोचा मैं भी इसके 20% सेव करूँगा। इसका 20% हुआ 6.4 लैक्स अगेन देयर, और जो बच गया मैं उसको खर्च करूँगा, और सारी की सारी मैं जो स्पेंडिंग कर रहा हूँ वो पर्सन डी से खरीद रहा हूँ सारा सामान। अब देख रहे हो पैसा अपने आप को 40 लैक्स, 32 लैक्स, 25.6, 20.48 बढ़ाए जा रहा है। इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसलिए कहते हैं कि जो भी पैसा सप्लाई करती है गवर्नमेंट या आरबीआई, उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, जो करेंसी के फॉर्म में या तो इंट्रोड्यूस करा है या फिर रिजर्व के फॉर्म में रखा है। लेकिन एक्चुअल में जो पैसा मार्केट में घूमता है वो हाई पावर्ड मनी से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मनी सप्लाई या हाई पावर्ड मनी सप्लाई और एग्रीगेट मनी सप्लाई मार्केट में कितनी हो रही है। सो दिस इज एंड ऑफ दिस टॉपिक। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल यू कैन डाउनलोड आवर स्प्रिंट यूपीएससी ऐप and practice as many questions as you want. Thanks and have a nice day.